कड़कड़डूमा में एक युवक ने की आत्महत्या। प्रॉपर्टी को लेकर पत्नी से होता था झगड़ा, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। शारदा दक्षिणी जोन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली हुई बहुत कम, टारगेट 220 करोड़ का और वसूली सिर्फ 90 करोड़। पूर्व मेयर का आरोप, आपके भ्रष्टाचार के कारण ये स्थिति। दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की बड़ी समस्या, कुछ दिनों से लगातार खाने की समस्या से जूझ रहे हैं बेघर। लोग खाना मांगकर खाने के लिए हो रहे हैं मजबूर। पूर्वी दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस वेलकम झील की हालत बेहद खराब, पर्यटकों का पिकनिक स्पॉट बना नशेड़ियों का अड्डा। आर्टिफिशियल झील में जमा हुआ गंदा पानी। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण की वजह से लग रहा है जाम, सड़कों पर मनमाने तरीके से खड़ी कर रहे हैं गाड़ियां, आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के थाना आनंद विहार स्थित कड़कड़डूमा इलाके में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 36 साल के टीटू राठौर के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। परिवार ने बताया कि मृतक की पत्नी हमेशा अपने पति से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करती थी। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि उनके भाई की ये दूसरी शादी थी। परिवार वालों का आरोप है कि व्यक्ति ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उसको मारा गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें, मृतक के घर से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शादी को इनकी 2019 में शादी हुई थी, जनवरी में। क्या कोई तनाव या कोई सर तनाव क्या है, एक्चुअली तनाव कुछ नहीं है। बात यह है कि हम तो तीनों भाई यहीं रहते थे। अब जो इसने पसंद करके अपने आप ही शादी की थी, तो वो लड़की पहले भी जो है ना, मतलब डिवोर्स होल्डर है। वो डिवोर्स ले रखा है उसने पहले भी, मतलब शादी करके और उनका घर भर तबाह करके केस वेस करके 8-9 लाख रुपए ले लाके वो वापस आ गई। अब इसको बहुत समझाया हमने कि भाई तू मत कर, लेकिन ये माना नहीं। उसके बाद में 3-4 महीने बाद जो है इसने अपना टेलर शुरू कर दिया। हम यहाँ पे जो रहते थे तो लड़ाई झगड़ा ये वो फलाना ढिमकाना, हमने अपने दोनों फ्लोर बेचे और हम चले गए यहाँ से। एक रहता है हमारा गाज़ियाबाद में, चले गए। और उसके बाद में जो है फिर एक फ्लोर मम्मी को दे दिया हमने सबसे ऊपर का। वो भी लड़ भिड़ के इनने फ्लोर ले लिया, कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे क्या दिया है, मुझे ये दिया है। वो फ्लोर भी हमने दे दिया। माँ हमारे साथ ही रहती है, फादर हमारे हैं नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि रोज़ लड़ाई झगड़ा। अब सुनने में आया कि कल रात को जो है मेरी सिस्टर के पास इसका फ़ोन गया। हमें तो पता नहीं था, आज ही बताया उसने। कल रात को फ़ोन गया तो ये लड़ रहा था। वो अपनी वाइफ से बोल रहा था कि चुपचाप जाके सो जा, मुझे सोने दे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वह बोले जा रही थी। फिर उसके बाद में जो है वो काम ख़त्म हो गया, इन्होंने दारू पी रखी है, ऐसा वैसा है, और फिर ये हो गया। अब आज सवेरे आए हम तो यहाँ पब्लिक से पता चला कि कल शाम को वो लड़ाई झगड़ा करके बंद हो गई और रात को ही थाने गई थी। वो थाने आके सुना पुलिस भी आई थी या नहीं आई थी, आई डोंट नो। लेकिन अब सवेरे हम आए तो सवेरे उसने क्या किया, सवेरे किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं किया, ना किसी को बताया, ना आस पड़ोस में किसी को बताया। सुबह चुपचाप उठी और सीधी थाने चली गई। सीधी थाने जाने के बाद में जो है उसने वहाँ से पुलिस को लेके आई और फिर उसके बाद में जो है पुलिस ने आके कार्रवाई की। यमुना पार के शारदा दक्षिण जोन में इस बार प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली टारगेट से बहुत पीछे रही। इस बार टारगेट 220 करोड़ रुपए का रखा गया था। पिछली बार 160 करोड़ रुपए की कुल वसूली हुई थी, लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम ने टारगेट 220 करोड़ रुपए का रखा हुआ था। 30 जून तक कुल मिलाकर केवल 90 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम 30 जून तक टैक्स जमा कराने पर 10% की छूट देता है। पहले ये छूट 15% हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद ये छूट घटाकर 10% कर दी गई। इसके बाद वसूली सिर्फ 90% ही रही, जो कि टारगेट का 40% ही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि नगर निगम में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान भ्रष्टाचार में लगा हुआ है,
जब तक टैक्स की पूरी वसूली नहीं होगी विकास कार्य नहीं होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की इसमें कोई रुचि नहीं है और वो केवल भ्रष्टाचार में ही लगे हुए हैं। इस वर्ष शाहदरा साउथ जोन में मात्र 90 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स कलेक्शन हुआ है। ये कलेक्शन पिछले वर्ष 128 करोड़ था। इस साल टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 220 करोड़ रुपए रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि टैक्स कलेक्शन बहुत कम हुआ है, मात्र 90 करोड़ रुपए हुआ है। टैक्स को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक टैक्स नहीं आएगा तो विकास के काम कैसे होंगे। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जब से सत्ता में आई है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे लगा हुआ है। भ्रष्टाचार की जननी है ये पार्टी, जो कहती थी कि हम निगम में अच्छा करके दिखाएंगे, आज वो शून्य पे खड़ी है। दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में रह रहे लोगों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। बता दें, रैन बसेरे में मिलने वाला 3 टाइम का भोजन आज से बंद कर दिया गया है, जिससे दिल्ली के 195 रैन बसेरों में 6000 से भी ज्यादा बेघर सुबह से ही भूखे रहने को मजबूर है। इसी समस्या को लेकर सीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर और जीटीबी के पास बने रैन बसेरों का जायजा लिया। केयर टेकर ने बताया कि कुछ दिनों से लोग खाना ना मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भले ही सुबह चाय और दोपहर का नाश्ता आया हो, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है कि खाना मिलेगा भी या नहीं। बता दें, इन रैन बसेरों को एनजीओ द्वारा खाना और अन्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी नए संस्थान को दिया जाता है तब इन लोगों की ये समस्या झेलनी पड़ती है। यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि जब खाना नहीं मिलता तो मांग कर खाना पड़ता है, क्योंकि रैन बसेरा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। हमने तो रोटी और कड़ी ली थी, हमें तो खाना मिलेगा ही नहीं। हम तो कुछ कमाते नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड है, कुछ कमाने का साधन नहीं। बाहर तो कैसे खाते हैं, या तो मांग के खाएंगे या नहीं। काम नहीं करते, कुछ नहीं। हालत ख़राब है, 80 साल की उम्र है। मैंने अभी कोर्ट में केस किया था, वो पीछे खर्चा मिलता है वो बंद कर दे, मगर खर्चा नहीं दे रहे बिल्कुल भी। वो आई थी तो काउंसलिंग हुई उनकी भी, मुझे 15 साल। मैं क्या करूँगा, 10 साल केस चलाए, 20 साल हो गए, तो मैं क्या करूँगा काउंसलिंग में और उसमें। ये तो पुरानी बात है, चलता रहता है। बंद करने का तो सुना नहीं है, खाना तो आता रहेगा। ऐसे कभी हो जाता है, जैसे बता रहे थे कि कॉन्टैक्ट दूसरे के पास जाएगा तो 2-4 दिन के लिए बंद हो सकता है। खाना तो अभी तो आ ही रहा है, फ़िलहाल उसी में से देते हैं जो खाना, तब तो फिर वो अपने बिहाफ पे खाते हैं बाहर ही। हाँ, पहले भी हुआ है, 2-4 दिन के लिए बंद हो गया जैसे खाना। पूर्वी दिल्ली स्थित वेलकम झील को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डिजाइन किया गया था ताकि यहाँ लोग आकर यहाँ घूम सके और सुंदर नज़ारों का आनंद उठाएं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद आज भी इस जगह पर उतना ही डेवलपमेंट नहीं किया गया है जितना ही होना चाहिए था। जब हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस झील का जायजा लिया और लोगों से बात की तो पाया कि इस जगह के निर्माण के बाद से ही यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि यहाँ बने आर्टिफिशियल झील में गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी कोई देख रेख नहीं की जाती। साथ ही यहाँ पर साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई गार्ड भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर कई कमरे बने हुए हैं जो लोगों के लिए नशे का अड्डा बन चुके हैं। वेलकम झील में बने पुल पर काई जमी हुई है, साथ ही गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। लोगों ने कहा कि इस झील में बहुत अधिक सुधार, सुविधा बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई भी है काफ़ी और सुधार हो सकता है। हाँ, इन चीज़ों पे थोड़ा सुधार हो सकता है। हाँ, डेवलपमेंट तो किया गया है, लेकिन अभी डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी व्यवस्था नहीं है वैसी। प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए था, गार्ड्स वगैरह होने चाहिए थे। हाँ, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे फ्लावर्स लगाए जाएं और सिक्योरिटी का थोड़ा ध्यान दिया जाए। काफ़ी बड़ी जगह है। पानी तो शायद वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन गंदा ही है वो। यहाँ पे हमारा वो है ना, वो कॉलेज है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, वो घूमने आते हैं। देखो यहाँ पे और होना चाहिए सुधार, देखो जो बात है, क्योंकि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा बिल्कुल सही नहीं है एरिया अभी तो हमें नहीं दिखा यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ। ये है कि इनकी इम्यूनिटी वो है, क्या कहते हैं, हाँ, पर यह है कि रिस्की तो है ही। फिर भी देखो जब बात है, खतरनाक लगता होता तो डुबकी क्यों लगाते हैं। पानी अच्छा साफ पानी है, तो पानी साफ ही आ रहा है, तभी तो हम नहा रहे हैं। डाला जाएगा तभी तो पानी आएगा। कुछ नहीं, वॉक करने आते हैं अपने। हाँ, वॉक करके अपने घर चले जाते हैं। टूरिस्ट आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कंडीशन अब थोड़ी सी बेकार हो रखी है। अभी कुछ टाइम बाद यहाँ काम चलने वाला है, उसके बाद बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी यहाँ की। अभी तो कुछ भी चालू नहीं हुआ है 6 महीने से इसके अंदर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जैसा था वैसे ही 2 साल से। आप क्या देखते हैं यहाँ पर जब आते
गंदगी दिखती है फिलहाल तो हमें यहाँ पे। ये एरिया ना बनाया था वॉक करने के लिए, पानी स्टोरेज के लिए था, लेकिन बट यहाँ पे देखो गंदा पानी होता है यहाँ पे जब भी देखते हो आप, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। मच्छर ज़्यादा है यहाँ पे। पौधे मैडम लगे हुए थे, बट आप देख सकते हो उस साइड वहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं है। लेकिन गड्ढे के अंदर पानी भर रखा है, पानी के अंदर झील दिख रही होगी आपको इसके अंदर। ये थोड़ा बहुत गंदा पानी है इसके अंदर, बट ये साफ़ ही है इसके अंदर ज़्यादा पूरा। दिल्ली में सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए गए थे जहाँ पे लोग आएँ और उस ग्रीनरी को, उस हरियाली को देख सके, साथ ही साथ इससे जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके। फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेलकम झील पे, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि नज़ारा क्या है। यहाँ पर जो नज़ारा है वो ग्रीनरी कम दिखाई देती है, लेकिन गंदगी का अंबार जो यहाँ पर नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो पेड़ पौधे जंगली पौधे हैं। कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए हुए नहीं है, क्योंकि लगातार ये जो पेड़ है बढ़ते जा रहे हैं, ना इनकी कोई प्रूनिंग की गई है ना कटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये बेतहाशा पौधे बड़े हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं, कुछ बच्चे, वो पानी में नहा रहे हैं। ये पानी इन्हीं पेड़ों से निकलता हुआ पानी है, जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है इन बच्चों के लिए। हालांकि कोई यहाँ पर गार्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी मनमानी यहाँ पर करते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ पुल बनाए गए थे जिनमें साफ पानी भरकर इस एरिया को और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है, लेकिन अभी ये फिलहाल सूखे पड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बरसात का पानी है, कहीं कहीं वो स्टोरेज उसकी हो रखी है और फर्शों पे पूरी काई जमी है। गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये लगभग पूरे एरिया का हाल यही है। काफ़ी बड़े एरिया में ये ऐसा स्पेस बनाया गया था जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाएगा, जिससे कि इस जगह की जो सुंदरता है और अधिक बढ़ सकती थी। हाल ही में यहाँ पर दौरा भी किया गया था डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा, ताकि यहाँ पे और कुछ सुधार किया जा सके, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा नया सुधार नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही सामने की तरफ एक बड़ी झील है या बड़ा गड्ढा उसको कह सकते हैं, जो भी गंदे पानी से भरा हुआ है, वहाँ पर भी कोई ऐसा सुधार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें अगर रहने वाली हैं तो यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट मौजूद नहीं होगा, जिससे कि इस जगह को बनाने में जो भी खर्चा लगाया गया है, करोड़ों रुपए की लागत से जो बना है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता नजर आएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। एमसीडी सड़कों और फुटपाथ पर होने वाले अवैध कब्जों को ड्राइव चलाकर हटाने का दावा करती है। वीकली मार्केट को भी इस तरह मैनेज करने का दावा करती है, जिससे लोगों को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली स्थित सीलमपुर की, जहां जगह जगह ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले मनमाने तरीके से अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। इतना ही नहीं, यह दुकानदार भी अपनी दुकानों के बाहर तक रेडिया लगवा देते हैं, जिससे दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी परेशान होते हैं। बावजूद इसके यहाँ ना ही कोई ट्रैफिक कर्मी नजर आते हैं और ना ही पुलिस कर्मी जो कि अतिक्रमण को हटाए। लोगों को भी जाम से राहत नहीं मिल पाती है। मैडम वहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, बहुत समस्या है, लेकिन वहाँ का कोई सोल्यूशन करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक की है, रेडी पटरी है, जो वहाँ पे फुटपाथ पे आ जाते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। वहाँ असामाजिक तत्वों का भी बहुत ज़्यादा जमावड़ा बढ़ा हुआ है उनमें। जी हाँ, जेब वगैरह कटती है, पैसे निकल जाते हैं, मोबाइल चोरी कर लेते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ इतना ई रिक्शा का तो बहुत बुरा ही हाल है, बहुत जम नहीं मैडम। जैसे आज का दिन है, बीर बाजार लगता है, आज के दिन कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे उससे कम मतलब होता ही भीड़ है वहाँ पर। जी हाँ जी, जाम रहता है। उसके लिए एमसीडी को उसके अंदर बीच में जो शामिल होना चाहिए, ताकि वो एक्सेस जो वगैरह है, जो रेडी पटरी थोड़ा हटा जाए। और इसके अंदर दिल्ली पुलिस भी है जो उनका सहयोग कर सकते हैं, जो वहाँ पे ट्रैफिक के लिए नियम कानून बनाया जाए। देखिए मैडम, सबसे पहले तो वहाँ पे अगर जो पैदल चलने वाला है ना, उसको भी बहुत दिक्कत होती है। और दरअसल ये जो बीर बाज़ार लगता है, जाफराबाद वाला पूरा रोड, क्योंकि वहाँ बसें भी चलती है और ट्रैफिक भी चलता है, तो इतना मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। जनता परेशान है, तो कुछ ना कुछ वहाँ का हल निकलना चाहिए। भाई जो रेडी पटरी लगती है, बीर बाज़ार लगता है, तो वो आधा रोड तो वैसे ही घिर जाता है। तो जाहिर है अब गरीब आदमी क्या करेगा, भाई बाज़ार में दुकान फैला के लगा लेता है, आधा रोड घिर जाता है। और जो उसके बाद बाइक वाले हैं, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। हाँ, वो सब गाड़ियाँ लेके आते। भाई एक सिंगल सवारी होती है, वो कार लेके आते। उनको सोचना चाहिए भाई अगर सिंगल जा रहे हैं तो अभी अपने सिंगल जैसे साइकिल या व्हीकल से जाना चाहिए। भाई पब्लिक को भी थोड़ा सा इसमें, जो बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, भाई अगर सिंगल जा रहे हैं तो छोटी गाड़ियों पे जाना चाहिए, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। पर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ है? ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है कि लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। अपनी बड़ी बड़ी रॉन्ग साइड भी ज़्यादातर रॉन्ग साइड निकलते हैं वहाँ पे।
तो इससे भी परेशानियाँ होती है। शादरा जिला के गांधीनगर यमुना खादर इलाके में वीरवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बता दें, इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के निशान मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और ये भी पता लगा रही है कि ये हत्या कैसे हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। एमसीडी पेपरलेस तरीके से सैलरी देने के सिस्टम तेजी से आगे बढ़ा रही है। बता दें, एमसीडी ने बी, सी और डी ग्रेड के 1,11,883 अधिकारियों और कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी पेपरलेस तरीके से जारी कर दी है, जो अगले कुछ दिनों में उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगी। पेपरलेस तरीके से सैलरी मिलने पर जब सीसन संवाददाता ने यूनियन नेता आरबी ऊंटवाला से बात की तो उन्होंने बताया कि जब रजिस्टर में सैलरी चढ़ाई जाती थी, उस समय भी नगर निगम के अधिकारी कई दिनों की सैलरी देने में गड़बड़ कर देते थे। उसके बाद बायोमेट्रिक तरीके से भी कर्मचारी की सैलरी में गड़बड़ी होने लगी। उन्होंने कहा कि अब जो ऑनलाइन तरीके से सैलरी देने की बात कही जा रही है, ये भी कारगर साबित नहीं होगी। एमसीडी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मेडिकल देने के बाद भी उनके सैलरी नहीं दी गई और वहां छुट्टी लिख दी गई, जिससे कर्मचारी काफी परेशान है। पेपरलेस का मतलब जैसे मस्ट्रोल वगैरह में, हालांकि इसमें मैनुअली जो काम होता है वो ठीक होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी के साथ नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि मस्ट्रोल पर जैसे अटेंडेंस लगती थी, ड्यूटी पीरियड जाता था राइटिंग में, तो उसमें आसान तरीका नज़र आता था। लेकिन पेपरलेस का मतलब है कि पेपर का कोई काम नहीं रहेगा सीधा, और जो भी होगा मतलब उस पर ही होगा ऑनलाइन। देखो अभी जो चल रहा है, अभी तो मोबाइल ऐप वाला चल रहा है, बायोमेट्रिक का तो जो अटेंडेंस लग रही है कर्मचारियों की वो लग रही है मोबाइल ऐप से। निगम कर्मियों को तो फ़ायदा नहीं होगा, निगम कर्मियों को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्योंकि अभी एक मामला 215 वार्ड का नज़र आया है, जिसमें कर्मचारियों ने मेडिकल भी दे दिया है और उनकी 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह कट के मिली है। तो एक अपने आप में बड़ा दुख का विषय है ये, क्योंकि अधिकारी इतने भोले नहीं हैं या इतने भले आदमी नहीं हैं कि कर्मचारियों के हित की बात सोचेंगे। देखिए, अभी तक तो निगम में जो भी काम हुए हैं ना, तो अभी तक जो भी काम हुए हैं कर्मचारियों के खिलाफ ही हुए हैं। ये पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधे सीधे कर्मचारी का शोषण हो रहा है। कर्मचारी को तो ये पता है कि मैंने 30 दिन काम करने हैं और मुझे सैलरी लेनी है। ये क्या करते हैं, अभी आपको मैं बता दूं, आज की डेट में पिछले महीने तक की सैलरी कर्मचारियों की नहीं आई, कच्चों की। इसी चक्कर में कि कभी उसके कहते आईडी गलत है, कभी उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता के उनकी सैलरी रोकी जाती है। मैडम, जो पेपरलेस सैलरी है वो टेक्निकल काम है, और इस टेक्निकल काम को करने के लिए पहले डिपार्टमेंट को मुस्तैदी से अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल लेना चाहिए। क्योंकि आपने पिछले भी उसमें देखा है, जब इन्होंने बायोमेट्रिक का काम किया था तो उसके अंदर जो ड्यूटी पीरियड निकलता था, उस ड्यूटी पीरियड का भी भुगतान एमसीडी नहीं कर पाई। और अब ये टेक्निकल करना चाह रहे हैं पेपरलेस के अंदर। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कर्मचारी कोई बीमार पड़ जाता है तो सडनली तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता क्योंकि बीमार है। जब उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है, जैसे अभी माननीय हमारे गुरुजी आरबी ऊंटवाल जी ने बताया कि 215 के अंदर मेडिकल देने के पश्चात भी कर्मचारियों की पूरी सैलरी उड़ गई है। जब ये पेपरलेस से हो जाएगा तो पेपरलेस के अंदर वो कैसे सैलरी वाले टाइम पे, जिस टाइम सैलरी जनरेट होगी, तो उस टाइम पे वो उसको कैसे ठीक कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब उनका सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम अभी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है और उसके बावजूद भी ये सैलरी पेपरलेस करना चाह रहे हैं। शादरा की पुलिस टीम ने एक फरार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अश्विनी चौहान के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने छापेमारी कर एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, उसे कड़कड़मा कोर्ट ने थाना आनंद विहार के तहत फरार घोषित किया था। आम आदमी पार्टी गंदगी के नाम पर निगम चुनाव जीती थी, लेकिन आज भी कई जगह गंदगी फैली नजर आ रही है। इसी को लेकर सीसन संवाददाता मोहित शर्मा ने बीजेपी नेताओं से बात की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुंह जबानी बातें करती है, क्योंकि अगर आपको गंदगी हटानी है तो उसके लिए योजना बनानी चाहिए। उसमें कितने कर्मचारी सहयोग करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्या है, सभी बातों का ध्यान रखना होता है। जब आप मुझ से बोलते हैं तो इन सारी बातों को पूरा भी करना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ना योजना बनाती है, ना ही उसकी मॉनिटरिंग करती है और ना ही उसके लिए फंड या सिस्टम बनाती है। सिर्फ काम करती है तो बोलने का। दिल्ली की जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में ना तो आम पार्टी
जो कि दिल्ली सरकार में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिनका बहुमत है, शासन है, ना तो उस कामों को करने की उनकी नीयत है और ना उन कामों को वो कर रहे हैं। बरसात से पहले पानी की कमी थी, दूसरों से पानी मांगते थे, पानी दूसरों ज़रूर मांगते थे, लेकिन अपने यहाँ पानी के शोधन की क्षमता इतनी नहीं थी। दिल्ली प्यासी मरती रही। अब उसके बाद दिल्ली में बरसात हुई, 4 बरसात में पानी इतना आ गया कि जगह जगह पानी हो गया है। उसी तरीके से कूड़े का हाल है। जो केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, आज दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा गंदगी के रूप में फैल रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य और दूसरी असुविधाएं हो रही हैं। तो केजरीवाल सरकार एक अनार्किस्ट सरकार है, जो काम करने में किसी प्रकार का उनका कोई भरोसा नहीं है। वो केवल और केवल दूसरे लोगों पे दोषारोपण की राजनीति करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ मुँह जुबानी बातें करती है, क्योंकि अगर आपको गंदगी हटानी है तो उसकी योजना बननी चाहिए। उसमें कितने कर्मचारी सहयोग करेंगे, कैसे करेंगे, अगर गंदगी फैले तो कौन उसे हटाएगा, अगर नहीं हटाएगा तो उसका मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्या है, उसमें डेली कितना कूड़ा उठ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या वो कूड़ा जो दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन पर डे जो इकट्ठा होता है, क्या वो निस्तारित हो रहा है। तो जब आप बात मुंह से बोलते हो तो ये सारी बातें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ना योजना बनाती है, ना उसकी मॉनिटरिंग करती है, ना उसके लिए फंड या सिस्टम देती है, सिर्फ बोलती है। अब बोलने से जो उसके आसपास के चमचागिरी उनकी बातों में आने वाले वो तो बात मान लेते हैं, या जिन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक परेशान होती है, उसे रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। पिछले कई दिनों से विश्वास नगर में हम लोग डेली घूमते हैं, जहाँ भी देखो गंदगी, और एक बार बारिश आई, सारा का सारा विश्वास नगर डूबा मिला। आपको पूरी दिल्ली डूबी मिली। ये जो है ना, हमारे ये जो शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल जी, ये लोग झूठी डेली स्टेटमेंट देते थे, मैं वो, मेरी नानी कसम, मेरे को बच्चों की कसम। ये इतने झूठे हैं ये लोग, इन लोगों पे क्या विश्वास किया जाए। ये आप पार्टी पैदा ही झूठ हुई है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।